नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ट्रुथ पर आपका स्वागत है। जिस तरह से ममता बनर्जी एक के बाद एक हथकंडे अपना रही हैं, किसी तरह से चुनाव को या तो टालने की या चुनाव में बाधा बनने की, उससे लग रहा है कि उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसकी हुई है और इसीलिए वो कभी वह कानून के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई नज़र आती हैं, कभी वो एसआईआर के खिलाफ नज़र आती हैं, कभी अपने भाषणों में ये कहती हैं कि अगर वो चुनाव हार जाएंगी तो उनका क्या इनडायरेक्टली तौर पर बहुत सटल तरीके से कि हिंदुओं का क्या हश्र करेंगे जिनसे वो हिंदुओं को बचाती आ रही। तो क्या ये एक तरह से धमकी है, एक तरह से जो हिंदू वोटर्स हैं उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो बचेंगे तभी अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत कर आती हैं तभी। ये एक इनडायरेक्ट तरीके से वहाँ के मतदाताओं को धमकी है और इस बात की स्वीकृति है कि किस तरह से वहाँ जो डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है, उस डेमोग्राफिक बदलाव के कारण वहाँ के हिंदू खतरे में हैं। ये सामान्य तौर पर इसको पश्चिम बंगाल की सरकार जानते हुए भी इसको बचाने की, अपने मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए इसको बचाने की कोशिश करती है या इसको जनता तक नहीं पहुंचने देती है। लेकिन अब चूंकि लगता है कि वो चुनाव में उनकी हार इस बार संभावनाएं ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए वो इसको स्वीकार करने लगी हैं कि अगर वो चुनाव हारी तो वहाँ पर चुनाव के बाद क्यास होगा और उस क्यास का क्या मतलब होगा। उस क्यास का सीधे तौर पर मसला है कि पॉलिटिकल किलिंग्स होंगी। अगर अगर बीजेपी हारती है तो बीजेपी के वर्कर्स मारे जाएंगे और अगर बीजेपी जीतती है तब भी जो माइनॉरिटी इलाके हैं वहाँ पर जो हिंदू हैं वो मारे जाएंगे। तो ये एक स्थिति है जिसको ममता बनर्जी बताने की कोशिश कर रही हैं अपने भाषणों में, और लगातार उनके भाषणों में भी इसी तरह की भाषा नजर आएगी। इसी से जुड़ा हुआ एक मसला है, पंजाब और बिहार दोनों के गवर्नर बदले गए हैं और एक जगह आईपीएस ऑफिसर RN रवि गवर्नर बनाए गए हैं बंगाल के, और दूसरी तरफ अत्ता हुसैन साहब जो पूर्व सेना के अधिकारी हैं, उनको गवर्नर बनाया गया है। और इस सब के पीछे जो मंशा है वो ये है कि इन्फिल्ट्रेशन पर पूरी तरह से नकाब लगानी है। जो बदलाव में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब बीएसएफ को बहुत सारी जगहों से हटा करके आरपीएफ को लगाया गया है। तो वो हालांकि वो भी पैरामिलिट्री फोर्स ही है, लेकिन ये एक बड़ा बदलाव किया गया और उसके पीछे सीधे तौर पर मंशा यही है कि किसी भी सूरत पर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर रोक लगाई जाए और जो घुसपैठिए भारत में घुस आए हैं उनको वापस बाहर खदेड़ा जाए, और इसके लिए जो भी जिस तरह की भी कार्रवाई की जाएगी वो की जाएगी। और इस मामले में सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, और जो भी ज़रूरत होगी उस मामले में दोनों गवर्नरों की सलाह महत्वपूर्ण होगी। और यही कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार इस कोशिश में लगी हुई है कि किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल में सरकार बदलाव हो और बिना सरकार बदलाव के वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन को पूरी तरह से लगाम लगाना, या जो इन्फिल्ट्रेटर्स घुसे हुए हैं पश्चिम बंगाल में या बिहार में, बिहार पर तो अब कार्रवाई होगी। 16 तारीख को शपथ ग्रहण होगा अता हुसैन साहब का, उसके बाद वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल अभी थोड़ी सी मुश्किल वाली स्थिति है। वहाँ पर जब तक सरकार में बदलाव नहीं होगा तब तक वहाँ पर कार्रवाई कर पाना संभव नहीं है। और इसीलिए लगातार एसआईआर के विरोध के नाम पर वो घुसपैठियों के समर्थन में ममता बनर्जी नज़र आ रही हैं। और ये घुसपैठिए रोकना भारतीय जनता पार्टी का जो प्रायोरिटी है या उनके प्रमुख चुनावी मुद्दों में, और आजकल प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक सभी लोग घुसपैठियों को लेकर के बात करते हुए नज़र आते हैं बहुत साफ तौर पर।
तीसरा जो महत्वपूर्ण है मसला है वो ये है कि जो डिबेट हुई लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को हटाने को लेकर के, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। उसमें सारे स्पीकर्स जो थे सरकार की तरफ जिन्होंने उसका स्पीकर को के इम्पीचमेंट का विरोध किया था, या सरकार या विपक्ष की तरफ से, प्रतिपक्ष की तरफ से जो लोग स्पीकर को हटाए जाने के समर्थन में बात कर रहे थे। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष को ये मालूम था कि ये मामला जो है चर्चा के बाद इसको गिरना तय है। उसका प्रमुख कारण ये था कि ना तो तर्क के आधार पर, ना नंबर्स के आधार पर विपक्ष के पास इतनी संख्या या इतनी ताकत नहीं थी कि इसको कामयाब कर पाएँ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये निर्णय भी अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए है कि जिन चीज़ों को लेकर के एक तो आप कॉन्फिडेंट ना हो, दूसरा ये कि जहाँ पर आप जब चर्चा करेंगे तो आप पर भी बातें आएंगी और आपके व्यवहार और आपके काम करने के तरीके पर भी चर्चा होगी, और उससे विपक्ष को भी बहुत एम्बैरसमेंट होना पड़ेगा। और लगभग जितने भी मुद्दे आज तक विपक्ष उठाया है उसमें सरकार को तो घेरने में नाकामयाब रहता भी है, अपना एम्बैरसमेंट कराता है, चाहे नो कॉन्फिडेंस मोशन रहा हो, या मणिपुर पर बात रही हो, या और किसी मामले पर बात विपक्ष करता है। इस मामले में भी जो है विपक्ष का फेस लॉस हुआ। राहुल गांधी पहले दिन जब चर्चा शुरू हुई तब चर्चा से गायब रहे, और उसके बाद जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह के तर्क रखे गए कि जो आदमी संसद से गायब रहता है वो ये कहता है कि उसको बोलने नहीं दिया जाता। जो लोग सोमनाथ चैटर्जी के व्यवहार की बात नहीं करते हैं, सोमनाथ चैटर्जी किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करते थे, या और लोगों की, या जो इसके पहले और जो 3 केसेस हुए थे जब इम्पीचमेंट की बात की गई थी, तो इन सब में विपक्ष का, चाहे कांग्रेस हो या बाकी और सारे, सबको फेस लॉस हुआ है, जो अपने आप में एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। चौथा आज का मसला जो है वो ये है कि सरकार ने जिस तरह से ईरान इराक वॉर का मामला चल रहा है उसमें जो एम्बैरेसिंग, उसमें जो एलपीजी गैस को लेकर के लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि एलपीजी की क्राइसिस हो गई है और लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उस सब के मद्देनज़र उसको, ये जो परसेप्शन की बात है, ये जो नैरेटिव की बात है, उसको तो काउंटर कर ही रही है सरकार। अब इस मामले में हर रोज़ जनता को कोविड के तौर पर ये बताने वाली है कि आज का क्या डेवलपमेंट है, और देश में किसी भी तरह से शॉर्टेज नहीं होनी दी जाएगी, और अभी भी शॉर्टेज वाली स्थिति नहीं है। लोगों को जितने दिन का समय दिया जाता है एलपीजी उपलब्ध कराने का, वो होम डिलीवरी की जा रही है। इसमें कोई दो राय, कोई संदेह नहीं बचा हुआ है। मतलब इसमें कोई, और इस मामले को सरकार लगातार जनता के सामने ले जाने के लिए तैयार है, और इसीलिए कल भी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी ने सारे डिटेल उपलब्ध कराए, सब को बताया, एक रिटन नोट उन्होंने पढ़ा, और अब ये लगभग रोज़ की प्रक्रिया होगी। इस मामले में रोज़ जानकारी हासिल होगी और रोज़ जानकारी जनता को बताई जाएगी, जिससे कोई पैनिक सिचुएशन ना हो। बहुत सारे राजनीतिक दल, जैसे कल ही एक पिक्चर जारी की गई थी जिसमें दिखाया गया था कि लोग सिलेंडर की लाइन में हैं, सिलेंडर के लिए लोग मारपीट कर रहे हैं। तो इस तरह के परसेप्शन और इस तरह के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए अब सरकार रोज़ सूचना इस मामले को लेकर के उपलब्ध कराएगी, और वो इस मुश्किल में, जब तक ये क्राइसिस ख़त्म नहीं होती है, हालांकि आज जिस तरह से खबर निकल करके आई कि 2 भारतीय जो जहाज़ हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से छोड़ा गया है और अब वो अरेबियन सी तक पहुंच गए हैं। तो ये वो ऑयल टैंकर ही हैं उनमें। तो
भारत अपने ऑयल सिक्योरिटी को लेकर के बहुत न केवल सजग है बल्कि उसको दुरुस्त रखने के लिए प्रयासरत भी है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।